Hi friends, my name is Kapil Sharma. I'm founder and creative director of Kapil's Academy and Salon. और हम उस इंडस्ट्री में हैं जहां हम लोगों को अच्छा दिखाने का काम करते हैं। ये जो शो है जुनून, ये उन लोगों के बारे में है जो हेयर ब्यूटी मेकअप इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं और जिन्होंने अपना जीवन लगा दिया है लोगों को अच्छा दिखाने के लिए। और ये उनके संघर्ष की, उनकी इंस्पिरेशन की और उनकी लर्निंग की कहानी है जिसको हम आपके पास लेके आते हैं। वेलकम है आपका जुनून में, जो हेयर स्टाइलिस्ट, ब्यूटी थेरेपिस्ट, मेकअप आर्टिस्ट के संघर्ष की कहानी है। और क्योंकि मैं इस इंडस्ट्री से बहुत लंबे समय तक जुड़ा हुआ हूँ, तो मेरा बहुत डीपेस्ट ग्रेटिट्यूड है। मैं जानता हूँ कि बहुत सारी कहानियाँ ऐसी हैं जो आप लोगों तक नहीं पहुँची है और हमें पहुँचानी है। हमारे स्टूडेंट्स का और हमारे इंडस्ट्री पीयर्स का मानना है कि वी आर वन ऑफ द बेस्ट एकेडमी इन इंडिया ऑफ हेयर ब्यूटी एंड मेकअप, और हम इस बात को सही साबित करने के लिए अपनी पूरी जान लगा देते हैं। साथ ही अगर आपको लगता है कि आपकी स्टोरी ऐसी है जो फेलो हेयर स्टाइलिस्ट, मेकअप आर्टिस्ट या ब्यूटी थेरेपिस्ट को इंस्पायर कर सकती है और आप वो स्टोरी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो मैंने लिंक डाला है नीचे डिस्क्रिप्शन में। आप प्लीज़ वो फॉर्म को फिल कर दीजिए और हमारी टीम आप तक रीच आउट करेगी इस बात के लिए कि आपकी स्टोरी सैकड़ों, हजारों, लाखों लोगों को इंस्पायर कर पाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। लेट्स मूव ऑन। हाय सोनाली, स्वागत है आपका जुनून के नए एपिसोड में। आप अपना परिचय देंगे हमारी ऑडियंस को? मेरा नाम सोनाली सुरेश गार्डी है। मैं 10th पास हूँ एंड फिर उसके बाद लॉकडाउन के बाद मैंने स्टडी नहीं की क्योंकि थोड़ा फैमिली इश्यूज़ था, जिसकी वजह से मैंने पढ़ाई रोक दी 10th पास होने के बाद। देन फिर मैंने बेबी सिटिंग की, मम्मी के साथ घर काम किया, फिर जाके कॉल सेंटर में लगी। वहाँ पे 7 मंथ्स मैंने कॉल सेंटर में काम किया। देन फिर बाद में अपने करियर के बारे में सोचा कि करियर भी तो है, तो फिर करियर के लिए ऑप्शन ढूंढना था। ऑप्शन बहुत होते हैं, चॉइस एक करना होता है, तो उसमें क्या करूँ क्या नहीं करूँ, बहुत सारे क्वेश्चंस थे। तो सोचा, फिर थोड़ा अपने लोगों से पूछा कि क्या ज़्यादा बेटर रहेगा मेरे लिए। तो सब ने अलग अलग किया, उसमें भी कंफ्यूज हो गई कि क्या चॉइस करूँ। देन फिर मेरी बहन भी वो ब्यूटिशियन है, मतलब उसने भी ऐसे पार्लर्स में ही सीखा है, बट प्रोफेशनली सैलॉन्स में नहीं सीखा है उसने। देन फिर पहले उससे बात की कि क्या अच्छा है क्या नहीं। देन फिर उसने बोला कि सीखना ही है तो प्रोफेशनली सीख। मैं भी करने वाली हूँ बट धीरे धीरे। तो उसने पहले लोकल पार्लर में किया। देन मैंने सोचा कि ठीक है, अभी सीखना ही है तो प्रोफेशनली ही सीखते हैं। देन फिर मैंने सर्च किया, VLCC में भी मैंने ट्राई किया था कॉल करके, क्योंकि जितने आंसर मैंने पूछे सिर्फ उसी के ही आंसर मिले मुझे, और कोई आंसर नहीं मिले कि हाँ हम लोगों का सैलून ऐसा है वैसा है, कुछ नहीं। बट जैसे ही मैंने कपिल्स में ट्राई किया, मुझे एक सवाल के साथ 10 सवाल मिल गए कि चलो आंसर्स मिल गए कि हाँ चलो ये है वो है, तो मेरे को थोड़ा बेटर लगा। देन फिर मैं यहाँ पे आके रश्मि मैम से मिली, तो उनके साथ भी अच्छा कोऑर्डिनेशन हुआ, सबसे बात हुई, कंफर्टेबली लगा सब। तो थोड़ा भी फिर भी मैंने सोचा कि करूँ कि नहीं करूँ, क्योंकि लाइफ की प्रॉब्लम है तो डिसीजन है। देन फिर मैंने सोचा कि ठीक है अभी कर ही लेते। तो इसके बाद फिर मैंने यहाँ पे ट्राई किया, क्योंकि कंडीशन भी घर में इतनी अच्छी नहीं है, बट फिर भी सब ने मेरे को हेल्प की, सपोर्ट किया और रश्मि मैम ने भी बहुत मेरे को सपोर्ट किया, उनके लिए मैं भी थैंक यू बोलना चाहती हूँ। देन गुड गुड गुड। तो सोनाली से हमने पूछा कि अपने बारे में बताइए, तो उन्होंने सब कुछ बता दिया। आपने जुनून सीरीज पहले देखी हुई है, अच्छा उनको मालूम है हम क्या पूछने वाले हैं, इसलिए उन्होंने अपने आप से सब कुछ बता दिया। टेंशन की कोई बात नहीं है। लेकिन 2-3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट सोनाली ने बोली। एक, वो कॉल सेंटर में ऑलरेडी जॉब कर रहे थे और उन्होंने बोला करियर भी तो बनाना है। बार बार मैं ये बात बोलता हूं, सबके ऊपर लागू नहीं होता, बट ज्यादातर लोग के ऊपर ये बात लागू होती है। कॉल सेंटर मेरी ओपिनियन में एक करियर नहीं है। ऐसा नहीं है कि सब लोगों के लिए करियर नहीं है,
बट जनरली ये एक जॉब है और बहुत सारे लोगों को क्रिएटिव सेटिस्फेक्शन इसमें नहीं मिलता, और ऐसा काम और इस शेड्यूल पे करना कि जिससे आपको अच्छा लगे और सोसाइटी के लिए भी कुछ अच्छा हो, वो जब आप चुनते हैं तो आपका मन भी खुश रहता है, फिजिकली भी फिट रहता है और डेफिनेटली आप अर्न भी करते हैं। तो गुड सोनाली कि आपने ये 7 महीने में ही पहचान लिया कि ये जॉब तो है लेकिन शायद आपका करियर कुछ और होगा। सोनाली, मुझे ये बताइए कि 10th के बाद पढ़ाई क्यों छोड़ दी आपने? थोड़े इश्यूज आ गए थे घर में कि लॉकडाउन लग गया था, उसके वजह से भी घर में थोड़े फाइनेंशियली प्रॉब्लम होने लगे। आपके घर में कौन कौन है? हम तीनों बहनें हैं और मम्मी पापा है। पापा क्या करते हैं? पापा तो अभी सेल्समैन है, डिलीवरी होते हैं लेबल्स के। अच्छा। कपड़ों के जिन लेबल्स होते हैं उसके। ओके। और मम्मी क्या करती है? मम्मी अभी फिलहाल तो कुछ नहीं कर रही है, बट जब हम लोग मालाड में थे तब उन्होंने 25-26 साल तो घर काम ही किया है। अच्छा। और आपने बताया कि आपने भी घर का काम किया, तो कितने समय तक आपने किया? तब तो बहुत छोटी थी, फिर भी मैं मम्मी के हेल्प करने जाती थी। तब तकरीबन 5-4 महीने तो मैं जा ही रही थी वहाँ पे करने के लिए। फिर मम्मी को ही थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था कि छोटेपन में अभी इसको घर काम कर रहा हूँ, इसका भी करियर है, तो इसीलिए उन्होंने ये किया, बंद करवा दिया फिर उन्होंने। ओके। तो जब आप अपनी माँ को असिस्ट कर रहे थे 4-5 महीने, आपने उनको घर के काम में भी असिस्ट किया, और जब आपने कॉल सेंटर में ये 7 महीने जॉब किया, तो क्या आपको लगता था कि मिसिंग है, या क्यों आपने कॉल सेंटर में ही कंटिन्यू नहीं किया? क्या इनकम वहाँ हो जाती थी आपकी? वहाँ पे इनकम इतनी नहीं होती थी। पहले तो कुछ और बताया था कि क्या बताया था, फिर क्या करना पड़ा, और इनकम कितनी होती थी? ओके। फर्स्ट तो सैलरी डिसाइड हुई थी 5000। देन फिर थोड़ा पुरानी होती गई मैं, तो वैसे वैसे उसका बहुत ज़्यादा ये प्रेशर आ गया था जॉब का, तो लीड चाहिए होती है वहाँ पे। क्या काम होता था बेसिकली आपका? किस टाइप की लीड चाहिए थी? कॉलिंग्स? वोडाफोन कंपनी जो सिम होती थी ना, उसको सेल करते थे। ओके, फोन पे? हाँ, फोन पे। तो वो लोग एक्चुअली पहले, अभी भी वोडाफोन इतना नहीं अच्छा है, बट उसके लिए ज्यादा पब्लिक तर हमने हो जाती थी। पैसा नहीं लिया है ना एयरटेल से ना जियो से, और हम वोडाफोन के अगेंस्ट नहीं है। ये सोनाली की कहानी है जो वो शेयर कर रही है। यस। हाँ, तो फिर वो हुआ। फिर अभी सिम इतना अच्छा है भी नहीं, हाँ, उसका नेटवर्क वगैरह, तो वो प्रॉब्लम्स होते रहे, तो जिसके वजह से जिनको भी हम लोग पब्लिकली कॉल करते थे, वो भी बहुत गाली गलौज करते थे, ये वो। तो सुनकर थोड़ा दुख भी हो जाता था, क्योंकि घर के प्रॉब्लम से वापस इनकी आके गाली सुनो, तो थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था मुझे। फिर बाद में सैलरी की प्रॉब्लम होने लगी कि मैं एक दिन में इतने कॉल्स नहीं कर पा रही थी जितना टारगेट होता था। क्या टारगेट होता था आपका? कितने कॉल का टारगेट होता था? 400-500 का कुछ टारगेट था। उसमें से मेरे 300 या 350 ही हो जाते थे, इतने कॉल नहीं हो पाते थे। तो सबको समझाना, बताना उसके बारे में सब कुछ, बहुत मतलब बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम था उसमें। तो फिर बाद में वो जॉब थोड़ा मेरे को मुश्किल लगने लगा। सर ने सैलरी भी बहुत कम दी थी, 5000 डिसाइड हुआ था, उसमें मेरे को 1500 में उन्होंने भेज दिया था घर। इतने महीने काम करने के बाद 1500 ही मिला। फिर मन में आया कि उससे अच्छा तो घर ही काम था, कि उसमें थोड़ी इज्जत तो मिल रही थी, यहाँ पे तो वो भी नहीं मिल रहा था। तो फिर मैंने वापस मम्मी से बात की कि मैं क्या करूँ, क्योंकि घर पे भी इतने प्रॉब्लम्स है कि पैसों की ज़रूरत थी। तो फिर मैंने नहीं किया वो, तो दूसरा ढूंढने लगी। फिर मम्मी ने मुझे उनके ही काम पे एक बेबी सिटिंग का काम दे दिया था, कि एक छोटा 7-8 साल का बच्चा था, उसको संभालना होता था, उसको स्कूल लेके जाना, उसको क्लास लेके जाना, उसको घर पे संभालना, उसको खाना पीना देना। तो वही।
तो बेबी सिटिंग का जब आप काम करते थे 8 साल के बच्चे के लिए, तब आपकी कितनी अर्निंग होती थी, और ये बेबी सिटिंग से आपने क्या सीखा या क्या चैलेंजेस रहे, वो शेयर करेंगे? चैलेंजेस तो ऐसा कुछ नहीं है कि बच्चों को संभालना, मुझे अच्छा लगता है बच्चों को संभालना वैसे भी, तो इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ वहाँ पे। बट वहाँ पे भी उसकी मदर फादर का बहुत झगड़ा होता था, जिसके आपस में? हाँ, आपस में, जिसके वजह से वो लोग मुझे ब्लेम करने लगे। क्या ब्लेम करते थे आपको? रिसेंटली उनके घर में कुछ पैसों के, मतलब उसके पापा बैंक में काम करते थे, तो उनके कुछ 25 या 26 हज़ार है ना गायब हो गए। उनको ही नहीं पता था कि वो कहाँ रख दिए, उन्होंने कहा नहीं। उन लोगों वो मेरे पे मतलब ब्लेम कर रहे थे कि तुमने ही लिया होगा, ये ना वो ना। फिर जैसे ही मैं एक बार देखी कि मैं उस बच्चे को क्लास छोड़ने के लिए गई, मैं एक बैग भी लेके आती थी उनके घर पे, जिसमें मेरा सब एक्सेसरीज था। थोड़ा मेकअप का भी शौक था मुझे तभी, तो जब फ्री टाइम मिलता तब मैं वो करती थी। तो फिर वो हो जाने के बाद मैं क्लास उसको छोड़ के आई, तो जैसे ही घर में एंटर हुए मैंने ऐसे देखा कि वो मेरे बैग चेक कर रहे हैं, तो मेरे को थोड़ा हर्ट फील हुआ कि इनको मेरे पे विश्वास नहीं है, तो मैं क्यों रहूँ यहाँ पे। और फर्स्ट ऑफ ऑल तो जहाँ पे इज्जत नहीं हो वहाँ पे रहने भी नहीं चाहिए, तो मैंने नहीं किया वो जॉब, छोड़ दिया। फिर वो भी मैंने बहुत महीनों तक किया, 9-10 महीनों तक मैंने किया था। तो फिर वो हो जाने के बाद भी मैंने वो छोड़ दिया, फिर वापस घर बैठ गई। घर पे भी बैठे बैठे फिर जो इनविटेशंस का काम वगैरह होता था ना, हाँ, वो सब स्टार्ट किया। देन फिर बाद में बहन की वेडिंग क्या बात कर रहे थे घर पे, तो उसके लिए भी पैसे वापस। फिर विरार में आके शिफ्ट हो गए। मेरे पापा का सपना था कि एक घर ले, अच्छे से बहन की शादी हो, तो उसके वजह से फिर मालाड से हमें विरार में शिफ्ट होना पड़ा। अभी रिसेंटली, अभी 2 या 4 महीना ही हुआ होगा हमें विरार शिफ्ट होके, बस। तो यहाँ कितनी अर्निंग हो जाती थी बेबी सिटिंग में? बेबी सिटिंग में मुझे 2000 तक मिल जाता था। तो आप जान रहे हैं, समझ रहे हैं कि लोगों की जिंदगी में कितना स्ट्रेस है। और सोनाली की तो अपनी कहानी है जहां वो संघर्ष कर रही हैं, बट आप देखिए कि एक बच्चा है 8 साल का, उसके मम्मी पापा आपस में लड़ते हैं, उनके डिफरेंट स्ट्रेस होते हैं। लोग हैं जो मोबाइल यूज़र्स हैं, जो हम सब लोग हैं, हम लोग फ्रस्ट्रेट रहते हैं, और हम ये फ्रस्ट्रेशन उतारते हैं हमारे इकोसिस्टम के बाकी लोगों के ऊपर, जो या तो हमें कॉल कर रहे हैं या हमारी फैमिली को असिस्ट कर रहे हैं किसी ना किसी तरीके से। मैं समझ सकता हूँ कि हम लोग कहीं ना कहीं सब या तो ऐसा व्यवहार करते हैं या ऐसे व्यवहार का शिकार होते हैं। बट कभी आपने सोचा है कि ऐसा हो क्यों रहा है? हर एक इंसान इतना फ्रस्ट्रेट क्यों है? क्योंकि हम अपने आप के साथ ऑनेस्ट नहीं हैं। हम वो ज़िंदगी नहीं जी रहे जो हम जीना चाहते हैं। और बार बार मैं ये बात बोलता हूँ कि आपका जो काम है, जिस भी चीज़ को आप जागते हुए 8, 10, 12 घंटे दे रहे हैं, वही आपका जीवन बन जाता है। अगर आप अपना काम ढंग से चुनते हो और उसमें मन लगा के काम करते हो, तो पूरी तो नहीं लेकिन 70 to 80% जो प्रॉब्लम्स हैं आपकी लाइफ की, वो आप ओवरकम कर पाते हो। और ये बात मैं बार बार बोलता हूँ कि हेयर स्टाइलिंग हो सकता है दुनिया का सबसे अमीर प्रोफेशन नहीं हो, ये आपको एक अच्छी डिग्निटी वाली लाइफ और बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ तो दे ही देगा, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। लेकिन जितने भी सर्वे हुए हैं, सबसे जो खुश और फुलफिल्ड प्रोफेशनल हैं वो हेयर स्टाइलिस्ट हैं। ये जो है कॉमेडियन नहीं है, ये स्टैंड अप कॉमेडियन नहीं है, ये फिल्म एक्टर नहीं है, ये पॉलिटिशियन नहीं है, ये इंडस्ट्रिस्ट नहीं है। हेयर स्टाइलिस्ट इन डिफरेंट सर्वेज फॉर पास्ट मैनी ईयर्स सबसे खुश और सबसे हैप्पी प्रोफेशनल होता है। इज़न्ट इट अ रियली वंडरफुल थिंग कि आप एक ऐसे प्रोफेशन का हिस्सा हो जिसमें काम करते हुए आपका दिल दिमाग खुश रहता है, एंड आप लोगों की सेल्फ एस्टीम भी
बनाते हो, जिससे हो सकता है कि जब एक व्यक्ति खुद के बारे में अच्छे विचार रखता हो वो दूसरे लोगों को भी अच्छे से ट्रीट करे। तो सोनाली, फिर ये इमिटेशन में आप आ गए, उसके बाद आगे क्या हुआ? कब ये लगा कि मैं हेयर स्टाइलिस्ट बन सकती हूँ या ब्यूटी थेरेपिस्ट बन सकती हूँ? कब ये दिमाग में थॉट आना शुरू हुआ? वो तो मैंने पहले इन्विटेशन का जब काम किया था उसमें भी मैंने देखा था, क्योंकि उसका ग्लू जो होता है ना हमारी स्किन के लिए बहुत हानिकारक होता है, ये मुझे उस दिन पता चला। वो रिसेंटली मेरे हाथ पे वो पूरा ग्लू ऐसा फैल गया था जिसकी वजह से मुझे एलर्जी हो गई थी, रेडनेस पूरा। मैंने फिर बाद में पहले स्किन का ही टेस्ट किया था कि हाँ ऐसा हुआ है करके। फिर मैंने सोचा स्किन में ही क्यों ना मैं ट्राई करूँ। ये फर्स्ट मैंने स्किन में ट्राई किया था कि ब्यूटी स्किन से रिलेट क्या होता है, ब्यूटी मेकअप ये सब। पर मेरे को उतना मेकअप में भी इतना ये नहीं था, थोड़ा बहुत था बट इतना नहीं कि हाँ मैं उसमें अपना करियर बनाऊँ। बट हेयर स्टाइलिस्ट में मैंने जब सोचा कि हाँ उसके ही कुछ रिलेट और कुछ ऑप्शंस नहीं है क्या, तो ऐसा देख देख के मैंने अपने बहन से सीखा कि वो हेयर कैसे काट रही है, कैसे लोगों से बात कर रही है, कैसे क्लाइंट को हैंडल कर रही है। उसके पार्लर्स में भी मैं जाती थी बहुत बार, तो ऐसे सर्विस करवाने के लिए नहीं बट उसका बिहेवियर देखने के लिए कि सैलून्स लाइफ अलग होती है और पर्सनल लाइफ अलग होती है, तो वही देखने के लिए तो मैंने वो सब जानने के लिए उसके सैलून में गई। तो वहाँ पे देखा वो कैसे हेयर काटती है, कैसे उनको हैंडल करती है क्लाइंट को। तो मैंने भी सोचा कि हाँ मैं भी थोड़ा ऐसा कुछ करूँ। फिर मैंने देखा कि हाँ चलो मैं भी सर्च भी किया। फर्स्ट ऑफ सब लोग अभी सर्च ही कर रहे, तो मैंने बेस्ट टॉप से ऐसे कपिल आपने सर्च किया? हाँ, बेस्ट हेयर एकेडमी इन मुंबई या हाँ, क्या? मुंबई, बेस्ट हेयर एकेडमी इन हाँ। मुंबई। और एक्चुअली मैं पहले मलाड में रहती थी ना, तभी ही मैंने वो सर्च किया था। बट पापा ने बोल दिया कि अभी के लिए तो रुक जा, क्योंकि अभी शिफ्ट हो रहे हैं तो उसके बीच में बहुत सारे मेरे अप्स एंड डिस लग जाते हैं, जिसकी वजह से मेरा करियर है तो वो तो नहीं कर सकती थी मैं, जिसकी वजह से मैंने पहले 10th पास हुआ तो उसके बाद मैंने 2 साल का ब्रेक लेने के बाद भी मैंने सोचा कि अभी कितना और ब्रेक लेना बाकी है, अब तो स्टार्ट करती हूँ अपने करियर के लिए। देन फिर मैंने पापा से बात की, पापा ने फिर मेरे लिए जल्दी से जल्दी जितना हो सके उतना विरार में शिफ्ट होने का कोशिश किया। देन फिर वो हो जाने के बाद बहन की वेडिंग वगैरह हुई 1 मंथ की तक, और फिर हो गया। फिर मैंने यहाँ पे आके रश्मि जी से मिली मैं, तो उन्होंने मेरी बहन के साथ आई थी मैं, तो उनसे बात की, उन्होंने अच्छे से क्लास दिखाया, स्टूडेंट्स दिखाए, उनका एक्सपीरियंस शेयर किया मेरे से, तो मेरे को थोड़ा अच्छा भी लगा कि हाँ ठीक है। फिर बाद में उसके बाद मेरे को ऐसा कोई भी मन नहीं हुआ कि मैं यहाँ और ट्राई करूँ वहाँ ट्राई करूँ, क्योंकि जब मैंने VLCC में ट्राई किया था तब मेरे को ऐसा मन में लग रहा था कि मैं और दूसरी जगह देखूँ। बट जब मैं यहाँ पे आई थी तब मेरे को ऐसा नहीं लगा कि मैं कुछ और चीज़ देखूँ। जितना मेरे को जानना था उससे कई ज़्यादा मैंने जाना एक्चुअली यहाँ पे आके, तो मेरे को अच्छा लगा ये चीज़। तो फिर बाद में मैंने यहाँ पे आके देखा, पहले तो मैं बहुत नर्वस हो गई थी कि इतने बड़े बड़े लोग हैं, मैं सबसे छोटी बच्ची लग रही हूँ मैं सबसे ज़्यादा। देन फिर रश्मि मैम ने बोला कि ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे सब लोग एकदम फ्रेंडली रहते हैं, फैमिली टाइप रहते हैं। तो मेरे को वो भी सुन के ठीक ही लगा, बट कभी किया नहीं था तो थोड़ा क्वेश्चंस थे कि कैसे रहूँगी कैसे नहीं। तो जब कोर्स स्टार्ट हुआ तो फर्स्ट डे में इतना ज़्यादा फ्रेंडली हो गया स्टूडेंट्स से प्लस टीचर्स से, बहुत हेल्प मिली और अच्छा लगा। गुड गुड गुड। तो आपने सर्च किया कि बेस्ट हेयर एकेडमी इन मुंबई, हाँ, तो आपको कपिल्स एकेडमी दिखी सर्च हाँ, में, राइट? और फिर आप यहाँ आए और यहाँ के आपको लगा कि अभी आगे आपको और सर्च नहीं करना, ये जगह आपके लिए ठीक है, राइट? yes. और उसके बाद आपको यहाँ अच्छा लगा। yes. तो सोनाली अभी मुझे बताइए कि कुछ समय बाद
आपका कोर्स तो कंप्लीट हो जाएगा, यस सर। आप ग्रेजुएट हो जाओगे, तो आगे के क्या प्लान है आपके? फर्स्ट तो मैंने अपने बहन के साथ बोल ही दिया है कि मैं सैलून ओपन करूँगी उसके साथ मिलके, क्योंकि वो भी अभी प्रोफेशनली ब्यूटिशियन बन चुकी है और मैं भी अभी हेयर स्टाइलिस्ट बनी जाऊँगी। बट मेरे को थोड़ा और एक्सपीरियंस के लिए मेरे को पहले जॉब करना है। जॉब करने के बाद मिनिमम 2-3 साल तो मुझे जॉब ही करना है, देन फिर बाद में मैं अपना सैलून ओपन करने का सोचूंगी उसके साथ। गुड गुड, वेरी नाइस। आपको लगता है कि इस इंडस्ट्री में काम करते हुए आप खुश रह पाएंगे और अच्छी अर्निंग कर पाएंगे? अब खुश तो अभी से ही हूँ मैं। अभी जैसे हमें इंटर्नशिप चल रही है तो वहाँ पे क्लाइंट आते हैं, हम उनका हेयर कट करते हैं, एक फैमिली की तरह लगता है कि हाँ मैं अपने इंसान की हेयर काट रही हूँ, तो उनको कैसे एकदम अच्छे से सेट करके दूँ बाल, एकदम खुशी मिलती है मुझे अभी। गुड, वेरी नाइस। और आपको लगता है कि आप जो इतने डिफरेंट जॉब आपने किए या करियर बनाने का ट्राई किया, Yes. आपको लगता है कि हेयर स्टाइलिंग आपके लिए सही करियर है और आप इसमें अच्छे से अर्न कर पाएंगे? यस सर। उन जॉब से तो ये जॉब इतनी अच्छी है ना, मैं बोल ही नहीं सकती, इतना अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ आके। एक्चुअली एक फैमिली बॉन्ड लग रहा है, फैमिली ही है मेरी, तो वही आज से हेयर स्टाइलिस्ट मेरी फैमिली। सुपर सुपर, वेरी नाइस। सो पूरी हेयर स्टाइलिंग इंडस्ट्री सोनाली की फैमिली है आज से, ऐसा आप सबके सामने बोल रहे हैं। मैं सारे व्यूअर्स को ये बात बोलना चाहता हूँ कि इंडिया में स्पेशली बहुत बार ये होता है कि हम एक्सप्लोर ही नहीं करते कि कितनी सारी इंडस्ट्रीज़ हैं और उसमें कितनी अच्छी अर्निंग पॉसिबल है, कितना अच्छा लाइफ स्टाइल हम जी सकते हैं, और हम लिमिटेड ऑप्शंस में ही अपने आप को कैद कर लेते हैं और ग्रो नहीं कर पाते। तो अगर आप ज़िंदगी में करियर बनाना चाहते हैं तो बहुत सारे आर्टिस्टिक और स्किल के फील्ड हैं कि जहां आप अपनी शर्तों पे अच्छा काम कर सकते हो और अच्छा अर्न कर सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि जो कन्वेंशनली ट्रेडिशनली जो आपके सामने ऑप्शन है, खाली उन्हीं ऑप्शंस में से आपको चुनना है। आप एक हेयर स्टाइलिस्ट, मेकअप आर्टिस्ट, ब्यूटी थेरेपिस्ट, नेल आर्टिस्ट, टैटू आर्टिस्ट, मेहंदी आर्टिस्ट, सैलून मैनेजर, बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हो। आप ट्रेनर बन सकते हो, आप खुद का सैलून कर सकते हो, आप किसी अच्छे सैलून की फ्रेंचाइजी ले सकते हो, आप कंसल्टेंट बन सकते हो, आप प्रोडक्ट ट्रेनर बन सकते हो, आप हेयर स्टाइलिस्ट एक सैलून में बन सकते हो। जैसे कि मैंने बोला, इन सब में फ्रीलांसिंग के ऑप्शन भी हैं, लेकिन हम कंसीडर ही नहीं करते हैं कि क्या पॉसिबल है हमारे खुद के जीवन के साथ। गुड सोनाली, आप व्यूअर्स को कुछ बोलना चाहेंगे जो लोग अपने करियर को लेके कंफ्यूज हैं या बहुत सारी चीज़ें ट्राई कर रहे हैं जिनको समझ में नहीं आ रहा, या हो सकता है कि कुछ लोग हेयर स्टाइलिस्ट या ब्यूटी थेरेपिस्ट बनना चाहते हो और बार बार सोचते हो कि क्या ये करना उनके लिए ठीक रहेगा नहीं रहेगा, तो आप क्या सुझाव देना चाहोगे? सुझाव तो नहीं है मेरे पास, बट हाँ इतना कहना चाहती हूँ कि जो भी डिसाइड करोगे दिल से डिसाइड करो, किसी का सुन के नहीं। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली है सोनाली ने कि हम करियर, जो समाज क्या बोल रहा है, आसपास के लोग क्या बोल रहे हैं, क्या ट्रेंड में है, क्या मैं बोलूँगा कि मैं कर रहा हूँ तो सुनने वाले को अच्छा लगेगा, ऐसा सोच के हम करियर चुनते हैं। अरे करियर आपका जीवन है भाई। आप अपना यूथ का 8, 10, 12 घंटे जागते हुए जो सबसे आपका प्रोडक्टिव समय है वो देने वाले हो, उसको आपको अपनी रियल चाह से चुनना चाहिए। अगर आप ऐसा कर पाओगे तो आप डेफिनेटली आगे बढ़ोगे। बहुत बार हमें जीवन ऐसा मौका नहीं भी देता है जहां हमें ऐसी चीज़ें करनी पड़ती है जो हम करना नहीं चाहते, बट उस समय हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी का निर्वहन करने के लिए ज़रूरी होता है। वो सब भी ठीक है, बट इफ़ यू गेट एन अपॉर्चुनिटी और इफ़ यू मेक एन अपॉर्चुनिटी एंड आप करेज के साथ और क्लैरिटी के साथ सोचो, तो आपको ऐसा काम करना चाहिए जो करने में ही आपको फुलफिलमेंट मिलता हो, तो पैसा तो आप कमा ही लोगे। गुड सोनाली, आपने बहुत सिंपल तरीक़ों से बहुत अच्छी बात बोली। और कोई प्रश्न जो आप मुझसे पूछना चाहोगे?
नहीं जो क्वेश्चन थे उसके सब आंसर मिल गए मुझे यहाँ के, अभी कोई क्वेश्चन नहीं रहा मन में। गुड गुड गुड। तो अभी निर्विकार निरप्रश्न सोनाली हो गई है और एकदम ब्लिसफुल स्टेट में, एक ब्लिसफुल फील्ड में है जहां उनको सारे सवालों के समाधान मिल गए। प्रॉब्लम हमारी ये नहीं है कि हमारे पास चॉइसेस नहीं है, प्रॉब्लम हमारी ये है कि वी हैव गॉट टू मेनी चॉइसेस एंड वी डू नॉट एक्सप्लोर फुली एंड ऑथेंटिकली। बट वंस वी एक्सप्लोर फुली और जब हम ऑथेंटिक होते हैं तो एक पोजीशन ऐसी आती है जहां हम जानते हैं कि हमें जीवन में क्या काम करना है। तो ये हमें बहुत सारा ठहराव, क्लैरिटी और बहुत सारा उत्साह और उमंग भी देता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि आप एक डेस्टिनेशन पे पहुंचते हो और वहाँ पे आपको कुछ अलग चॉइसेस और ऑप्शन दिख रहे होते हैं, आप चलना शुरू करते हो, जो भी आपको उस समय ठीक, अप्रोप्रिएट और करेजियस लगता है वो एक्शन लेके, और जैसे आप उस जर्नी में आगे बढ़ते हो तो आपको और संभावनाएं दिखती हैं और विकल्प दिखते हैं। बट यू नीड टू बी ऑथेंटिक एंड यू नीड टू बी रियली ट्रू टू योर ओन सेल्फ। थैंक यू सोनाली फॉर शेयरिंग योर थॉट्स एंड जर्नी। आपने बहुत ही ईमानदारी से और बहुत ही सहजता से अपनी जीवन यात्रा सबके साथ शेयर करी। एक व्यक्ति के तौर पे मैं पूरा प्रयास करूँगा कि आप जीवन में जो अच्छा और सार्थक करना चाहते हैं वो आप कर पाएँ। एक ऑर्गेनाइजेशन और टीम के तौर पे भी हम मिलके पूरा प्रयास करेंगे कि जो भी बेस्ट पॉसिबल है वो सपोर्ट हम आपको दे पाएँ। मे यू कीप ग्रोइंग, कीप ग्लोइंग। थैंक यू सर। वेलकम।